रेडियो नोएडा लोकमंच 91.2 एफएम पर मैं विनोद शर्मा आपका स्वागत करता हूं। हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम जन की बात। इस बार हम चर्चा करेंगे आयुर्वेद पर, यानी आयुर्वेद मतलब आयु में वृद्धि। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि आयुर्वेद वह शास्त्र है जिसमें मरीज के मर्ज होने पर इलाज नहीं किया जाता, बल्कि कोई मरीज को कोई मर्ज ना हो, इसलिए आयुर्वेद की खोज की गई। और ये एक बड़े इत्तेफाक की बात है कि जो आयुर्वेद के जनक है धन्वंतरी जी, उनका आज का पर्व है जो हम आयोजन कर रहे हैं, पूरे देशवासी उसको आयोजित कर रहे हैं। इस मौके पर हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ रहे हैं ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद दिल्ली के डीन प्रोफेसर डॉक्टर महेश व्यास जी। मैं अपने स्टूडियो में उनका स्वागत करता हूं। महेश जी नमस्कार। जी नमस्कार, सभी को नमस्कार। ये बताइए महेश जी, हाल ही में जो कोरोना काल आया तो उस समय में सभी विधाओं में खोजें शुरू हुई, रिसर्च शुरू हुए अलग अलग तरीके से। आयुर्वेद ने एक नए तरीके से पूरे देश में इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने का प्लान किया है। हाल ही में दिल्ली के विज्ञान भवन में एक कार्यक्रम आयोजित हुआ था, तो जिसमें योजना का खुलासा किया गया। हम जानना चाहते हैं, हमारे श्रोताओं को आप बताइए कि ये योजना क्या है और आने वाले दिनों में आयुर्वेद में लोग किस तरीके से अपना जो इसमें स्टार्टअप शुरू कर सकते हैं या नए अवसर इसमें शुरू किए गए हैं। जी सर्वप्रथम सभी को धन्वंतरी जयंती की, धनतेरस की हार्दिक शुभकामना। जैसे कि आपने कहा कि आयुर्वेद के सेक्टर में कई अलग अलग जो है कार्य किए जा रहे हैं और उसी के उपलक्ष्य में विज्ञान भवन में ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया था अभी। और उस कार्यक्रम में मुख्य रूप से कुछ विशेष जो है योजनाएं उनको लॉन्च की गई और ये 29 तारीख को कार्यक्रम था। और इस कार्यक्रम में जो मिनिस्ट्री ऑनरेबल कैबिनेट मिनिस्टर जो है मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के श्री सर्बानंद सोनोवाल जी थे और इसके जो डॉक्टर मुंजपरा महेंद्र भाई जो ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं। तो वहां पर इस कार्यक्रम में महेंद्र भाई जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं, उन्होंने इनाग्रेशन किया था ब्लड बैंक का। यानी आयुर्वेद में पूरे भारतवर्ष में किसी भी चिकित्सालय में ब्लड बैंक की सुविधा नहीं है। तो अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान में ब्लड बैंक प्रारंभ किया गया और ब्लड रिलेटेड जो भी चीजें हैं, चाहे प्लेटलेट्स हो, प्लाज्मा हो, जिनकी भी जरूरत लगती है, वो सभी चीजें वहां पर प्राप्त हो सकती है, व्यक्ति प्राप्त कर सकता है। तो एक तो वहां पर ये इसका इनॉग्रल किया गया। उसी प्रकार से स्टार्टअप के अंतर्गत जो श्री पशुपति कुमार पारस जी ऑनरेबल कैबिनेट मिनिस्टर हैं मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज के, उन्होंने जो है आईकेन माने जो स्टार्टअप है कि मैं ये सभी काम कर सकता हूँ। तो हमारे फूड के रूप में आयुर्वेद में कहा गया कि भाई केवल डाइट का अगर ध्यान रख लिया जाए तो व्यक्ति को हम स्वस्थ रख सकते हैं। तो मेडिसिन तो सेकेंडरी आती है, पहले तो हमको हेल्दी कैसे रहना है। तो उसके लिए क्या चीजें हैं कि कुछ चीजें को कॉम्बिनेशन आपस में ठीक नहीं रहता है, माने अनहोलसम डाइट रहती है और हमको पता नहीं रहता और हम बड़े प्रेम से उसको खाते रहते हैं। थोड़ा सा उसमें मॉडिफिकेशन कर दिया जाए तो बहुत सारे लोग जो है वो डिजीज से बच सकते हैं। तो ये फूड का स्पेशल हमने एक्सपो भी लगाया था 30 तारीख को और उसके ऊपर एक विशेष हमने वर्कशॉप करी दिन भर की। और तो उस वर्कशॉप का समापन जो है इन्हें जो नड्डा जी की श्रीमती जी जो हैं मल्लिका जी, उन्होंने उसका वेलवेक्टी फंक्शन में उनका उद्बोधन था। और इसमें कहा था कि हम अधिक से अधिक लोगों को आत्मनिर्भर बनाएं, हमारी आहार विहार के रूप में जानकारी दें। आहार विहार आयु के मान से, आहार विहार ऋतु के मान से, आहार विहार व्याधि के मान से। अगर किसी व्यक्ति को ब्लड प्रेशर है तो ब्लड प्रेशर में आयुर्वेद ने कह दिया यवागु तक्र दाढ़ी में शादी था, मैंने दाढ़ी और तक्र के साथ में हम चावल मूंग को पकाते हैं, प्रॉपर प्रोसीजर है। माने बिना मेडिसिन के भी हम व्याधि को कैसे रोक सकते हैं। ऐसे कई लोगों को पेन वगैरह आर्थराइटिस वगैरह में ज्यादा होता था, आयुर्वेद ने कह दिया पंचकवागु पंचकोलसादी था, मैंने पिपली मूल चव्य चित्रक नागर, ये 5 चीजें हैं, इनको पानी में उबाल लिया, दिन भर वो पीते रहे तो उनको पेन से रिलीफ मिल जाती है। तो पहला स्टेप आहार के द्वारा व्यक्ति को ठीक करना। तो उसके लिए ये स्टार्टअप में हमने पहली वर्कशॉप की थी
उसी प्रकार से वहां पर हमने जो रिसर्च वर्क करते हैं स्टूडेंट, जैसे एमडी में हर साल करीब करीब 78 स्टूडेंट का यहाँ एडमिशन होता है जी। और वो स्टूडेंट कोई ना कोई एक नई डिजीज पे काम करते हैं, नई मेडिसिन पे काम करते हैं। तो उसमें भी हमने एक बेस्ट स्टूडेंट आउटगोइंग जो है वो अवार्ड दिया गया था और वो ऑनरेबल कैबिनेट मिनिस्टर से सर्बानंद सोनोवाल जी के हाथ से दिया। और उसी प्रकार से वहां पर श्री रामेश्वर तेली जी, ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ स्टेट, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस एंड मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, वो भी थे। और उनके द्वारा भी हमने डायबिटीज जो है इसका स्पेशल प्रोटोकॉल रिलीज किया। अच्छा। कई बार क्या होता है कि अगर डायबिटीज का ट्रीटमेंट कर रहे हैं, पूरे भारतवर्ष में अलग अलग व्यक्ति अलग अलग ट्रीटमेंट करता है, पर एक स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल अगर आ जाए तो व्यक्ति को ज्यादा हेल्प मिल जाती है। जैसे कोरोना काल था, तो कोरोना काल में हमने 3 प्रोटोकॉल दिए थे। सबसे पहले एक तो इम्यूनिटी के लिए प्रोटोकॉल दिया था, जब वो कंप्लीट हो गया तो उसके बाद में हमने कोरोना ट्रीटमेंट का प्रोटोकॉल दिया जी। और जब कोरोना कम हो गया तो हमने पोस्ट कोविड मैनेजमेंट के रूप में मिनिस्ट्री ने प्रोटोकॉल दिया था। और उसको पूरे भारत में सभी स्टेट में, सभी मिनिस्ट्री ने, सभी हेल्थ मंत्रालय से लगा करके सभी चिकित्सालयों ने उसका प्रयोग किया जी। और वो जो प्रोटोकॉल था, उस प्रोटोकॉल की मेडिसिन को आईसीएमआर के द्वारा भी 7 अलग अलग स्टेट में उसका क्लिनिकल ट्रायल किया गया था और उसका पॉजिटिव रिजल्ट मिला, तब हमने उसका प्रयोग किया जी। तो इसी प्रकार से ये डायबिटीज का प्रोटोकॉल वहां पर उस दिन लॉन्च किया, तो वो पूरे भारत में डायबिटीज को रोकने में, डायबिटीज का ट्रीटमेंट करने में काम आएगा। एक और जो है श्री शांतनु ठाकुर जी, जो ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ स्टेट, मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज, वो उसमें थे और उनके द्वारा हमने बाल रक्षा किट जो है उसको लॉन्च करा था उन्होंने। और बाल रक्षा किट मेनली इम्यूनिटी बूस्टिंग जो है उसमें स्वर्णप्राशन है, माने बच्चों में जो वैक्सीनेशन का काम होता है उससे इम्यूनिटी बढ़ती है। आयुर्वेद में स्वर्णप्राशन के द्वारा इम्यूनिटी बढ़ती है। और ये जो कोरोना काल में अभी कह रहे हैं कि बाई चांस कभी थर्ड लहर आई, वैसे पॉसिबिलिटी नहीं है, लेकिन अभी तक बच्चों में वैक्सीनेशन नहीं हुआ है, तो ये जो बाल रक्षा किट लॉन्च की गई, अगर हम बच्चों में इसका प्रयोग प्रारंभ करेंगे तो थर्ड वेव आए तो भी बच्चों के ऊपर इसका ज्यादा विपरीत प्रभाव नहीं होगा। अच्छा। जैसे हमने कोरोना के काल में एक आयु रक्षा किट लॉन्च की थी, जो अपना यहाँ का जो दिल्ली का कमिश्नर ऑफिस है उस हेडक्वार्टर पे, जब श्री एस एन श्रीवास्तव जी दिल्ली के कमिश्नर थे और वो किट लॉन्च करी थी, और दिल्ली के 80,000 पुलिस कर्मचारी जो हैं उन सबको हमने वो किट का सेवन करवाया था 3 महीने तक। और उसका परिणाम ये रहा कि मुंबई और दिल्ली का अगर कंपैरिजन किया जाए तो 80,000 मुंबई के पुलिस कर्मचारियों में देखा जाए तो वहां पर पॉजिटिविटी रेट बहुत ज्यादा था, मॉर्टेलिटी कैजुअलिटी रेट भी ज्यादा था। दिल्ली में उसके बजाय कम था, मतलब जनरल पब्लिक में जो है वो परसेंटेज ज्यादा था पॉजिटिव का, लेकिन जो फ्रंट लाइन जो ड्यूटी दे रहे थे, रेड जोन में ड्यूटी दे रहे थे, उन पुलिस पर्सन में भी पॉजिटिविटी कम थी। वो हमने किट लॉन्च किया था। तो ऐसे बच्चों के लिए अभी बाल रक्षा किट लॉन्च किया है। तो इस प्रकार से, और श्री सर्बानंद सोनोवाल जी जो थे उन्होंने फिट इंडिया मूवमेंट जो है उसको लॉन्च किया। अगर व्यक्ति अपने आप में, हमने 3 चीजों को कोविड में ज्यादा महत्व दिया था। एक था डाइट, दूसरा था मतलब एक तो प्रॉपर फूड ले, दूसरा निद्रा, मतलब स्लीपिंग पैटर्न उसका बराबर रहे, और तीसरा था एक्सरसाइज। अगर 3 चीजें हम करते रहे तो व्यक्ति फिट रहता है, उसकी इम्यूनिटी अच्छी रहती है। तो न केवल कोविड, ये सीजनल जो भी डिजीज होना है या और कोई भी कभी इन्फेक्शियस डिजीज होती है तो उनके ऊपर उनका प्रभाव कम होता है। तो एक ये जो है जनरल लॉन्च किया गया, और इसके थ्रू हम पूरे समाज को, हर डॉक्टर्स को, स्टूडेंट को, जनरल पब्लिक को अवेयर करेंगे कि वो अपने आप को फिट कैसे रखें। तो इस प्रकार से ये विज्ञान भवन में कार्यक्रम था और अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान में इस प्रकार से कहना चाहिए कि कोविड के लिए भी स्पेशल कोविड सेंटर था, और यहीं पे जो प्रोटोकॉल किया गया उससे पेशेंट का ट्रीटमेंट किया गया। और मैं आपको कहना चाहूंगा कि कैजुअलिटी रेट, मॉर्टेलिटी रेट 0% रहा। मैंने जितने पेशेंट यहाँ पर एडमिट हुए वो यहाँ से ठीक होकर के ही गए। बहुत सुंदर। और हमने क्या किया, जैसे कोविड की टेस्टिंग सेंटर यहीं पे था, तो आरटीपीसीआर हम टेस्ट करते थे, तो जो भी पॉजिटिव मिलता था जिसमें सिम्टम्स ज्यादा नहीं, उनको हम यहाँ से मेडिसिन दे देते थे कि आप 10 दिन आपके घर पे लीजिए, आके वापस टेस्ट करवा लीजिए। पर जिनमें थोड़े मॉडरेट सिम्टम्स थे, कभी श्वास की प्रॉब्लम हो रही, कभी फीवर कंटिन्यू हुए, टेम्परेचर ज्यादा बढ़ा, तो ऐसे पेशेंट को हम एडमिट करते थे। और आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट के द्वारा उन सभी आरटीपीसीआर पॉजिटिव पेशेंट का ट्रीटमेंट किया गया। और जब वो निगेटिव टेस्ट आ गया, हाँ 10 डेज या 12 डेज में वो आरटीपीसीआर निगेटिव हो चुका है, उसके बाद ही उनको डिस्चार्ज किया। और ये बिल्कुल डाटाबेस वेबसाइट पर भी अवेलेबल है। ऑनलाइन जो जर्नल्स रहते हैं, साइंटिफिक जर्नल है, पबमेड जर्नल है, उनमें भी सब में रिपोर्ट प्रकाशित है। तो इस प्रकार से आयुर्वेद के माध्यम से हम पूर्ण स्वास्थ्य का ध्यान रख सकते हैं।
अच्छा, जैसे आपने बताया, जिक्र किया कि डायबिटीज की प्रोटोकॉल लागू की गई है, वो क्या है, उसके बारे में विस्तार से हमारे श्रोताओं को बताइए, ताकि जो डायबिटीज के मरीज हैं वो उसके बारे में जान सकें और उनको उसका स्वास्थ्य लाभ मिल सके। जी, इस वाले प्रोटोकॉल में मेन 3 चीजें मुख्य हैं। पहली तो ये कि आपको डायबिटीज हो ही नहीं, उसके लिए हम शुरू से क्या ध्यान रखें। कई बार क्या होता है, परिवार में माता पिता को अगर डायबिटीज है तो उनके बच्चों को थोड़ा सा पहले से ही वो रहता है कहीं मुझे डायबिटीज नहीं हो जाए। तो अगर हमको पता है कि परिवार में किसी को है तो हम पहले से हमारी डाइट लाइफ स्टाइल में क्या चेंज करना, कि भाई हमको एक स्थान पे ज्यादा बैठना नहीं है, मतलब फिजिकल एक्टिविटी होती रहे, दही वगैरह का सेवन कम करना है, मिठाइयों का सेवन कम करना है। तो उन चीजों को हमने उसमें बता रखा है कि जिनको डायबिटीज नहीं है लेकिन बचना कैसे है, और जिनको डायबिटीज ऑलरेडी है उनको डायबिटीज को कंट्रोल में रखना। तो उनके लिए डाइट लाइफस्टाइल क्या है, उनके लिए कुछ घर में किचन रेमेडीज, जैसे कोरोना काल में भी हमने बहुत सारी चीजें ऐसी थी कि जो कोरोना को हर व्यक्ति अपने घर में उपलब्ध चीजों से ठीक करे। उसमें तुलसी, दालचीनी, काली मिर्च, अदरक, इन सब चीजों का प्रयोग किया था। तो उसी प्रकार से डायबिटीज से बचने के लिए हमने उसमें कई चीजें बता रखी, जैसे उसमें से एक मुख्य है निशा अमल की। निशा माने हल्दी, हमारे किचन में रहती है। आंवला हम प्राय प्रयोग करते ही और हर जगह इवन वेजिटेबल मार्केट में भी मिलता है। तो इनका पाउडर भी अगर व्यक्ति सेवन करता है तो जिसको डायबिटीज नहीं है उसको आगे नहीं होगी, जिसको है वो कंट्रोल में रह सकता है। और कहना चाहिए कि आंवला जो है विटामिन सी का रिच सोर्स है, तो विटामिन के रूप में भी शरीर के लिए रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने का काम करता है। तो ऐसी वो भी बता रखी है। और जिनको डायबिटीज ऑलरेडी है, काफी टाइम से 2-4 साल से कई मेडिसिन चल रही है, तो उनको एक तो मेडिसिन कम हो जाए। अगर कोई इंसुलिन डिपेंडेंट है तो उसका इंसुलिन अगर बंद हो जाए और वो आयुर्वेदिक मेडिसिन पर आकर के धीरे धीरे अगर उसका हेल्थ इंप्रूवमेंट होता है तो वो भी एक बड़ा अचीवमेंट रहेगा। तो हमने उस प्रोटोकॉल में सभी चीजें दे रखी है। तो इस प्रकार से व्यक्ति अगर थोड़ा सा कॉन्शियस रहे और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखे, मैंने अगर वो सोच ले कि मेरा स्वास्थ्य मेरी जिम्मेदारी है, मेरे को स्वस्थ रहना, उसके लिए मेरे को प्रयास करना है, तो हो सकता है उसको कभी डॉक्टर की जरूरत भी नहीं लगेगी और मेडिसिन की आवश्यकता भी नहीं लगेगी। सिर्फ डाइट और लाइफस्टाइल का अगर वो प्रॉपर वे में फॉलो करता रहे, क्योंकि 80% डिजीज जो है लाइफस्टाइल के कारण है। और एक मेन मैं आपको इंटरेस्टिंग बात बताना चाहूंगा, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट में करीब 2000 समथिंग पेशेंट हो जाते हैं, उससे ज्यादा हम देख नहीं पाते हैं क्योंकि फिर वो शाम तक हो जाती है, तो 2000 टोकन देते हैं। जो कोविड से पहले हमारे पेशेंट आते थे उसमें 50% तो ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज है, कैंसर इनके रहते थे। लेकिन 50% पेशेंट रहते थे जीआई ट्रैक्ट के, जिनको डाइजेशन की प्रॉब्लम है, एसिडिटी है, एब्डोमिनल पेन है, कॉन्स्टिपेशन है, ओबेसिटी, इसके पेशेंट रहते थे। ये जो 2 साल का 1.5 साल का पीरियड रहा, इसके बाद अब जो पेशेंट आते हैं उसमें से ये पेशेंट ऑलमोस्ट 0 के रूप में है। मैंने जिनको एब्डोमिनल डिसऑर्डर है, इंडाइजेशन की प्रॉब्लम है, एसिडिटी है, इसके पेशेंट बिल्कुल कम हो गए। अच्छा। तो अभी हमने एक दिन सब डॉक्टर्स ने बैठ करके चर्चा की इसका रीजन क्या है, कि भाई ऐसा तो नहीं हॉस्पिटल के दिन बंद था तो पेशेंट दूसरी जगह कहीं जाने लग गए। तो पता लगा कि 1.5 साल में चूंकि मार्केट बिल्कुल बंद थे, स्ट्रीट फूड व्यक्ति खा ही नहीं पा रहा था, बाहर का खाना नहीं खा पा रहा था, मजबूरन उसको घर का खाना खाना पड़ रहा था, तो इसलिए उनको ये सब चीजें बिल्कुल ठीक होगी। तो कहने का अभिप्राय है कि अगर फ्रेश फूड लें, घर का बना हुआ खाना खाएं जहां तक पॉसिबल हो। अगर बहुत ज्यादा इमरजेंसी किसी कारणवश अपने को अगर खाना खाना ही है, बात अलग है, पर रेगुलरली अगर नहीं खाएं तो 80% तो अपने स्वास्थ्य को मात्र घर का खाना खा करके व्यक्ति को स्वस्थ रख सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, दूसरी बात, ये आने वाले दिनों में चूंकि कोरोना काल को लेके अभी भी ये शंका है कि क्योंकि दुनिया भर में बहुत सारे देशों में फिर बढ़ रहा है, तो आयुर्वेद ने अभी तक कोरोना को लेके किस तरह की जो खोज की, आपने पिछली चर्चा में हमें भी बताया था कि कुछ खोजें चल रही हैं, तो अभी तक हमारा रिसर्च आयुर्वेद में कहाँ तक पहुँचा है, थोड़ा विस्तार से हमारे श्रोताओं को बताइए। जी, इसमें मैं यही कहना चाहूंगा कि आयुर्वेद के करीब 11 से 12 क्लिनिकल ट्रायल किए गए। अश्वगंधा है, पिपली है, यष्टि मधु है, उसके अलावा आयुष 64 है, संशमनीवटी है, इन सब चीजों पर कोरोना के पेशेंट में क्लिनिकल ट्रायल किया गया और इनके बड़े अच्छे परिणाम मिले। और सबसे अच्छा परिणाम मिला आयुष 64 का, जिसमें केवल 4 कंटेन है और उन 4 कंटेनों को कुटकी है, कोकिलाक्ष है और उसके अलावा किरात तिक्त है। तो इन चीजों का प्रयोग किया गया। तो ये चारों मेडिसिन जो है ये कोरोना के पेशेंट में बहुत ही अच्छा उनका परिणाम रहा और इसको भारत सरकार ने पूरे भारतवर्ष के जितने भी स्टेट हैं उन
सब में उन्होंने बोला कि जो भी पेशेंट पॉजिटिव मिलता है उस पॉजिटिव पेशेंट को आप वो मेडिसिन दे दीजिए, और देने के बाद में अगर कोई सिम्टम्स है तो हॉस्पिटल में आने की जरूरत है, नहीं तो बिल्कुल भी आने की आवश्यकता नहीं। तो ये मेडिसिन आयुष 64 सभी, इवन यहाँ तक कि सेवा भारती के माध्यम से हमने पूरे भारतवर्ष में जो भी पॉजिटिव पेशेंट है उनको निःशुल्क वितरित करवाई गई, क्योंकि इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। कई बार कुछ मेडिसिन ऐसी होती है कि अगर उसको ले लिया जाए तो साइड इफेक्ट हो जाता है, लेकिन ये जो आयुष 64 है इसका डोज और सब हमने लिखा था, तो एक तो इसका प्रयोग किया गया। दूसरा आयुष क्वाथ था, वो तो इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए किया गया था। च्यवनप्राश आदि का प्रयोग किया गया, अणु तेल का प्रयोग किया गया। उसके साथ में कई जो है फ्यूमिगेशन या जिसको कहते हैं स्टीम लेना, तो उससे थोड़ा सा कभी भी अगर थ्रोट इन्फेक्शन या वो है तो उससे बच सकते थे। तो ये सामान्य चीजों का प्रयोग किया गया, और इसमें गिलोय का प्रयोग भी काफी किया गया, और वो भी चिकित्सक की सलाह से। भाई उन्होंने अगर 15 दिन का बोला था आपको 15 डेज लेना, उसके बाद बंद कर दीजिए। अपने मन से यूं नहीं कि कभी किसी दिन 100 ग्राम गिलो उबाल के पी ली, क्योंकि मेडिसिन की क्वांटिटी भी विशेष रूप से महत्वपूर्ण होती है। तो इन सब चीजों के माध्यम से हमने सभी लोगों को, तो मेरा कहने का अभिप्राय ये था कि आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति की विशेषता है कि जैसे ट्रीटमेंट तो हर पैथी में रहते हैं। अब जैसे एलोपैथी में बहुत अच्छे ट्रीटमेंट थे और अच्छे परिणाम मिले। अब जिस व्यक्ति को लंग से इन्फेक्शन और उन्होंने कह दिया कि आप रेमडेसिविर का उपयोग करो, पूरे भारतवर्ष में मेडिकल स्टोर पर ढूंढते रहे, उनको इंजेक्शन नहीं मिला। ठीक बात है। तो आयुर्वेद न केवल ट्रीटमेंट बताता है बल्कि ऐसी मेडिसिन बताता है कि छोटे सा छोटा परिवार है तो उसके घर पे भी वो उपलब्ध है। मैंने कोरोना जैसी व्याधि को ठीक करने में, जिसको पूरी दुनिया परेशान थी, उसको ठीक करने में आयुर्वेद ने बताया कि आप अपने घर पे अगर तुलसी है तो उसको उबाल करके ले लीजिए, काली मिर्च है, दालचीनी है, शुंठी है, अदरक, इनका प्रयोग कर लीजिए, वो अब बचा सकता है। तो कहने का अभिप्राय है कि जो आयुर्वेदिक अप्रोच है होलिस्टिक अप्रोच है, घर में उपलब्ध है। अगर कोई व्यक्ति एलोपैथिक ट्रीटमेंट के लिए एम्स में अगर टेलीफोन करेगा, सर मेरा कोरोना पॉजिटिव हो गया, आप मेरा ट्रीटमेंट बता दीजिए, तो उनको यही कहेंगे कि आप तुरंत हॉस्पिटल में आ जाइए, हम आपको मेडिसिन दे देंगे। लेकिन आयुर्वेद कहता है कि आपको हॉस्पिटल तो आना ही है, डॉक्टर के पास आना है, लेकिन पहले आप घर पे ये चीज शुरू कर दीजिए। ऐसे ही एक बार अभी डायबिटीज के ऊपर से उसमें लोकसभा टीवी पे वो था, तो वहां पर हम 3-4 डॉक्टर थे, एलोपैथी के थे, मैं था, एक होम्योपैथी के थे। तो उन्होंने लास्ट में यही बोला कि आप ये बताइए कि सामान्य जनता को आप क्या कहना चाहेंगे। तो जो मेरे बंधु थे एलोपैथिक वाले, उन्होंने यही कहा कि देखिए डायबिटीज काफी गंभीर बीमारी है, जब भी आपको लगेगा आपका ब्लड शुगर बढ़ा हुआ तो सीधा चिकित्सक के पास आए और वो जो मेडिसिन प्रिस्क्राइब करे सिर्फ वो शुरू करे, अपने मन से कुछ भी नहीं ले। जब मुझे कहा गया तो मैंने कहा कि नहीं, इनने जो कहा वो बात बिल्कुल सही है, डॉक्टर की सलाह में आपको सलाह लेकर के मेडिसिन शुरू करना चाहिए। लेकिन मेरा ये कहना है कि जिनको जिस दिन पता लगे कि मेरा ब्लड शुगर थोड़ा बढ़ा हुआ है, तो हम कहते हैं कि आप वो गुडुची शुरू कर दीजिए, आमल की शुरू कर दीजिए, हरिद्रा जो है वो शुरू कर दीजिए, और उसके बाद में जैसे आपको संभव हो आप चिकित्सक के पास आइए और वो जो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल बताएं उसको फॉलो करिए। मैंने आप घर पे रहकर भी प्रारंभ कर सकते हैं, और ये जो होम रेमेडीज है इस प्रकार की नहीं जिनका साइड इफेक्ट है, इनको आप शुरू कर सकते हैं। बाकी मेडिसिन तो है जो डॉक्टर बताएगा तब आपको शुरू करना। अच्छा, जैसे एलोपैथी में अभी टेलीमेडिसिन शुरू हुआ और अलग अलग जो एक्सपर्ट डॉक्टर हैं, बड़े बड़े अस्पताल हैं, उन्होंने टेलीमेडिसिन शुरू किया, तो क्या आयुर्वेद में भी टेलीमेडिसिन का कोई योजना है? और उसके साथ साथ जो पूरे देश में वेलनेस सेंटर बनाए जा रहे हैं गांव-गांव में या शहरों में, तो क्या आयुर्वेद का भी कुछ इस तरह की योजना है जिसमें वेलनेस सेंटर बने और उनको टेलीमेडिसिन के जरिए पता लगे कि अगर उनको कोई प्रॉब्लम है तो वो सलाह ले सकते हैं कि हाँ आप इस तरह की दवाई ये ले लें और इससे उनको बेनिफिट होगा? जी देखिए, टेलीमेडिसिन जो है जो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष में स्पेशल सेक्रेटरी हैं प्रमोद कुमार पाठक जी, उन्होंने ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट में फर्स्ट वेव जब शुरू हुआ जस्ट उसके बाद, क्योंकि उस समय हमने ओपीडी बंद कर दी थी, तो हमने टेलीमेडिसिन स्टार्ट किया था, और वो आज भी कंटिन्यू है कि जो व्यक्ति हॉस्पिटल नहीं आ पाते हैं वो कांटेक्ट कर लें, और उसका हमने स्पेशल वो नंबर दे रखा है हमारे यहाँ 26950401 जो है वो नंबर हमने दे रखा है कि उस पर कांटेक्ट करके जिनको भी सलाह लेना है, तो अलग अलग स्पेशलिस्ट डॉक्टर है उनसे सलाह लेकर के मेडिसिन कैसे क्या करना है, ट्रीटमेंट करना है। तो टेलीमेडिसिन की सुविधा आयुर्वेद में भी प्रारंभ की गई है। तो ये हमारे यहाँ पे चिकित्सालय में भी है, और बाकी कई जगह और सेंटर जो हैं उन पे भी टेलीमेडिसिन जो है वो प्रारंभ किया गया है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि आयुर्वेद में वो फैसिलिटी है, और तब से प्रारंभ करेंगे। उसके लिए स्पेशल हमने वो बना रखा है, यहाँ पर टीम बना रखी है, अलग से चेंबर बना रखा है, सभी वो कर रखा है, तो वो हमारे यहाँ बिल्कुल प्रारंभ है। दूसरा क्वेश्चन आपका क्या था? वेलनेस सेंटर को लेकर। यस, वेलनेस सेंटर के लिए आपने कहा था, नीति आयोग ने अभी जो वेलनेस सेंटर पूरे भारत में प्रारंभ किए, और जब आयुर्वेद इंस्टीट्यूशन अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान देखा तो नीति आयोग के जो मेंबर थे उनका भी कहना था कि आयुर्वेद में इतनी अच्छी फैसिलिटी अवेलेबल है तो अधिकतम लोगों को भी पता ही नहीं है। हाँ, बिल्कुल। तो उन्होंने 12,500 सेंटर जो है वो आयुष के थ्रू रन होंगे वेलनेस सेंटर।
अच्छा। और उसके अंतर्गत हरियाणा के जितने भी आयुर्वेद के चिकित्सक हैं उनको इस वेलनेस सेंटर के लिए स्पेशल ट्रेनिंग दी गई ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद में। सभी को यहाँ पर बुला करके 3-3 दिन की ट्रेनिंग दी गई रेसिडेंशियल। और उसके बाद में वेलनेस सेंटर जो है सभी स्टेट में प्रारंभ करना अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से 12,500 वेलनेस सेंटर जो है आयुष को दिए गए हैं। तो इस प्रकार से आयुष के माध्यम से भी ये कार्य बिल्कुल चल रहा है और धीरे धीरे और बढ़ेगा। और मेन बात तो है कि आज आयुर्वेद में जो होता है लोगों की मानसिकता, आयुर्वेद मीन्स जो एक रोड के किनारे एक व्यक्ति टेंट लगा के बैठता है ना और वहां पे माइक लगा देता है कि आयुर्वेद से इलाज, तो लोगों को ये लगता है कि आयुर्वेद मीन्स वो है। आयुर्वेद बकायदा पूरा कंप्लीट रिसर्च बेस्ड है, साइंटिफिक है और सभी पैरामीटर को जो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद NABH जो है हॉस्पिटल, फर्स्ट आयुर्वेद का हॉस्पिटल जो NABH एक्रीडेट है। और जो आयुर्वेद के इंस्टीट्यूशन चाहे वो जयपुर हो, जामनगर, सब नेक एक्रीडिएटेड है। तो नेक उनके यहाँ हो चुका है, तो ये सब उसी स्टैंडर्ड पे है। तो आजकल सभी अनुसंधान जो है उस पैरामीटर पे लोगों को अभी वो पता नहीं है। केवल अभी मैं कैंप रखा था नोएडा सेक्टर 34 में संडे के दिन। जी जी। तो वहाँ पे डायबिटीज का ही कैंप था, मैं भी उसमें था। तो वहाँ पे एक सज्जन आया तो बोले आयुर्वेदिक मेडिसिन, वो शायद कहीं बाहर से थे और यहीं पे रहने वाले अपने इंडिया के हैं, लेकिन वो ब्रिटेन में कहीं पे उनका मेन वो है। तो आए हुए तो दिखाने आए, तो उनका कहना था कि नहीं ये मेडिसिन तो मेरे लेने की इच्छा नहीं क्योंकि इनमें स्टैंडर्ड नहीं है। तब मैंने उनको बताया कि ये जमाना बहुत पहले का रहा होगा कि जब कोई केवल पाउडर बना के आपको दे देता था। अब जो भी मेडिसिन बनती है वो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट जो है उसके अनुसार बनती है, पूरा GMP को फॉलो करके बनाई जाती है। इसलिए आप बिल्कुल आराम से, तब जब उनको ये बताया तो उन्होंने बोला अच्छा आयुर्वेद में भी स्टैंडर्ड की मेडिसिन आने लग गई है। तो ये लोगों को अभी पता नहीं है। तो अगर लोगों को अगर पता लगेगा कि नहीं ये सभी चीजें, इवन यहाँ तो कहना चाहूंगा कि हमारे यहाँ 27 स्पेशल OPD है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट में। अच्छा। 27, इसमें कैंसर की भी OPD है, अलग अलग सब डिजीज की OPD है, मस्कुलोस्केलेटल डिसीज है, सभी कहना चाहिए कि हर डिजीज का यहाँ पर एकमात्र विशेषता आयुर्वेद की मैं बताना चाहूंगा, जो व्यक्ति स्वस्थ है उसके लिए भी OPD है कि डाइट और लाइफस्टाइल का आप गाइडलाइंस लेके जाइए और उसको फॉलो करिए तो आप स्वस्थ रहेंगे। अगर किसी भी हॉस्पिटल में आप चले जाओ कि मेरे को कोई तकलीफ नहीं है, फिर भी मैं दिखाने आया हूं तो डॉक्टर बोलेगा कि आप घर जाओ, आपको इसकी आवश्यकता नहीं है, या फिर किसी मेंटल वाले डॉक्टर को दिखाइए। पर आयुर्वेद में ये कि आप स्वस्थ और आ जाइए तो आप स्वस्थ ही बने रहेंगे, आपको डिजीज नहीं होगी। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, दो चीज और पूछनी है, बस केवल एक ही सवाल है, लास्ट है ये कि एक तो ये कि आयुर्वेद की दवाओं के सेंटर बहुत कम है, जो लोगों को अगर जरूरत होती है तो वो भटकते हैं, तो बड़े शहरों में इस तरह के सेंटर अभी नहीं बने हैं। और दूसरा ये कि आयुर्वेद को लेकर जो लोगों में जागरूकता फैलानी है या लोगों तक पहुंच बनानी है, उसके लिए क्या प्रयास शुरू किए जा रहे हैं? जी, बस लास्ट क्वेश्चन जो है ये मैं बताना चाहूंगा कि आयुर्वेद की मेडिसिन पहले जो था ये कि शायद सब जगह नहीं मिलती थी, लेकिन अभी आयुर्वेद के मेडिकल स्टोर भी काफी हैं, ऑनलाइन भी मेडिसिन काफी है, क्योंकि पहले बहुत कम लोग आयुर्वेद की मेडिसिन का यूज करते थे। लेकिन ये जो कोरोना काल रहा इसमें मैक्सिमम लोगों ने आयुर्वेद का यूज किया है। हमने एक रिसर्च प्रोजेक्ट किया था इम्यूनिटी के ऊपर, तो हमने दिल्ली पुलिस के कुछ कर्मचारियों को लिया था जिनको इम्यूनिटी के लिए वो अलग से हमने जो मेडिसिन बनाई वो दी, और एक ग्रुप हमको लेना था जिसमें हमको किसी को मेडिसिन नहीं देना थी, फिर भी उनका ब्लड टेस्ट करके उनका इम्यूनिटी देखना थी। तो मैं आपको कहना चाहूंगा कि हमको उस ग्रुप के लिए पेशेंट नहीं मिले। जिस व्यक्ति को पूछो बोले कि मैं गिलोय उबाल करके पीता था, हमारे पूरे परिवार के च्यवनप्राश लेते थे, या कोई बोलता मैंने तुलसी या काली मिर्च लेता रहा, तो हमको उनको लेना था जिनने ऐसा कुछ लिया नहीं। तो कहने का अभिप्राय ये कि आयुर्वेद इस कोरोना काल में घर घर तक पहुंचा है, और अगर जैसे डिमांड जैसी रहती है, अगर मेडिकल स्टोर पे कोई व्यक्ति एलोपैथिक मेडिकल स्टोर पे भी 4 बार गया आयुर्वेदिक की मेडिसिन लेने, तो 5वीं बार वो खुद रखना शुरू कर देता है आयुर्वेदिक मेडिसिन। तो अब धीरे धीरे अवेयरनेस बढ़ रही है और उसके सेंटर भी बढ़ रहे हैं, और मेरा यही कहना है कि इस प्रकार के जो माध्यम हैं, चाहे वो दूरदर्शन है, इस प्रकार के रेडियो के माध्यम है, जो प्रिंट मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, इनके माध्यम से थोड़ा सा आयुर्वेद के प्रति कि आयुर्वेद का क्या कंट्रीब्यूशन है, आयुर्वेद की क्या स्ट्रेंथ है, ये अगर व्यक्तियों को पता लगेगी तो निश्चित रूप से व्यक्ति को केवल रिजल्ट चाहिए, उसको ये आवश्यक नहीं कि मैं कौन सी मेडिसिन ले रहा हूं। और अगर उसको पता लगेगा कि इस मेडिसिन का साइड इफेक्ट नहीं है तो वो और ज्यादा इसके प्रति आकर्षित होगा। तो निश्चित रूप से आयुर्वेद जो है स्वस्थ समाज का निर्माण करने में, स्वस्थ राष्ट्र का निर्माण करने में समर्थ है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने आयुर्वेद पर इतनी ज्यादा महत्वपूर्ण जानकारी दी, और किस तरीके से लोग अपने को सुरक्षित रखते हैं। कह सकते हैं कि पहले शास्त्रों में भी कहा गया है कि पहला सुख निरोगी काया, और अगर हम आयुर्वेद के जरिए अपने को बिना बीमार हुए उससे पहले ही सचेत होकर उन अपने खान पान की स्टाइल में बदलाव कर लें तो निश्चित रूप से हम स्वस्थ होंगे।
आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर व्यास जी। जी धन्यवाद, नमस्कार, और मेरी सब तरफ से सबको धन्वंतरि जयंती की शुभकामना। नमस्कार जी नमस्कार जी। अभी आप सुन रहे थे ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद की डीन डॉक्टर प्रोफेसर महेश व्यास जी को, जिन्होंने विस्तार से जानकारी दी कि किस तरीके से आयुर्वेद में नए नए प्रयास शुरू हो रहे हैं, बाल रक्षा किट्स तैयार की गई है और आयुष के क्षेत्र में स्टार्टअप खान पान के जरिए किस तरीके से स्वस्थ रह सकते हैं, इस योजना को पूरे देश में लागू किया जा रहा है। और देखिए, वेलनेस सेंटर पूरे देश में बनेंगे तो उनमें 12,500 वेलनेस सेंटर आयुर्वेद के होंगे। ये महत्वपूर्ण जानकारी हमारे साथ उन्होंने शेयर की। आप सुनते रहिए रेडियो नोएडा लोकमंच 91.2 FM, आपकी अपनी आवाज़। धन्यवाद।